हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है सब अच्छा चल रहा होगा और मेरी बातों का असर भी आप पर पड़ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। देखिए, हमारा जो पढ़ने का तरीका है वो आपको अब अच्छे से आइडिया लग चुका है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो कि हमने पूरा किया। सेकंड फेज में हम देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे कुल मिलाकर अल्काइल और अराइल हैलाइड्स के रंग, रूप, सॉल्युबिलिटी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। राइट, कैसे दिखते हैं, क्या फिजिकल स्टेट है, क्या कलर है, किस टाइप की ओडर है, वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है, अगर सॉल्युबल है तो फिर किस में सॉल्युबल है, क्या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर है। इन सभी बातों में इनकी केमिकल बिहेवियर से कोई लेना देना हमारा नहीं होगा। तो इस बात में हम सबसे पहले अल्काइल और अराइल हैलाइड्स के लिए अपनी बात को सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। देखिए, फिजिकल स्टेट की यदि बात की जाए तो जितने भी अल्काइल हैलाइड्स हैं, अल्काइल हैलाइड्स मतलब एक तो एरोमेटिक अलग रखते हैं हम, अल्काइल मतलब एलिफेटिक हैलाइड जो होते हैं, उसमें से जो लोअर होते हैं, लोअर जैसे CH3F, CH3Cl, ये जो लोअर वंस होते हैं, ये सब गैसियस स्टेट में लाई करते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ने लगते हैं, इनका स्टेट लिक्विड हो जाता है, और ज्यादा अगर कार्बन हो जाते हैं, हेवियर मेंबर्स की बात करें तो ये सब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक एक चीज के लिए लर्न करना जरूरी नहीं है कि फ्लोराइड में कहां से कहां तक लिक्विड में रहेगा, कहां से कहां तक गैस तक। एक जनरल आइडिया आप रख सकते हैं कि जितने भी लोअर मेंबर्स हैं अल्काइल हैलाइड्स के, वो सब गैसियस स्टेट में, उनसे ऊपर वाले लिक्विड स्टेट में, और बहुत हेवियर मेंबर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, आप ये बात जरूर ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी अराइल हैलाइड्स हैं, लाइक फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सभी के सभी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ये हुई फिजिकल स्टेट की बात। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं कलर की। देखिए, वैसे ये सभी के सभी कलरलेस हैं। अगर गैसियस स्टेट है तो कलरलेस गैस है, लिक्विड है तो वाटर जैसा है, कलरलेस लिक्विड है, और अगर सॉलिड है तो व्हाइट होते हैं। करेक्ट, तो ये सभी के सभी कलरलेस हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ चुका है, वो ये कि CH3I मिथाइल आयोडाइड एक अल्काइल हैलाइड है, इसका कलर क्या होगा। तो बेसिकली तो देखा जाए तो ये कलरलेस ही होने, सभी के सभी कलरलेस हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम इसे सनलाइट में ले आते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है और ये हमें वायलेट नजर आने लगता है। तो ये बात तो तय है कि सनलाइट में आने पर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन से कोई ना कोई ऐसी चीज बनी है जिसका कलर वायलेट है। नेचुरली तो सारे के सारे हैलाइड्स कलरलेस होते हैं। तो आंसर क्या होगा? देखिए, आंसर तो अपने क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है। CH3I को जब आप सनलाइट में लेकर आएंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, CH3I के बीच में फ्री रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा, या हम ये कह सकते हैं होमोलिसिस हो जाएगा, और होमोलिसिस से फ्री रेडिकल्स बनेंगे, और इन्हीं फ्री रेडिकल का एक प्रोडक्ट होगा I2। मैं भी शो करूंगा आपको। वो I2 जो होता है, I2 का आपको अच्छे से पता है कि कलर जो होता है, हम P ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, वायलेट होता है। इसी वजह से CH3I मिथाइल आयोडाइड सनलाइट में वायलेट हो जाता है। वो वायलेट शेड CH3I की वजह से नहीं है, वो वायलेट कलर जो आ रहा है वो I2 के फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। अब वो कैसे बना वो मैं आपको शो करता हूं। देखिए, यहां पे यदि हम बात करें, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें फिजिकल स्टेट में जो बातें मैंने आपको बोली वो सारी बातें यहां मैंने मेंशन कर दी है। हम सीधे आते हैं कलर के ऊपर। देखिए, कलर आपको यहां पे नजर आ रहा होगा, यहां पे ये बात लिखी हुई भी है, ये देखिए CH3I। अब CH3I की यदि हम बात करें तो मान लीजिए CH3I में होमोलिसिस हो गया। अब होमोलिसिस हो गया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? एक CH3 फ्री रेडिकल और एक I फ्री रेडिकल। मान लीजिए इसकी 2 यूनिट्स होती तो 2 यूनिट्स इसकी बनती, 2 यूनिट्स इसकी बनती। इसकी 2 यूनिट्स आपस में जुड़कर फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल अगर आपस में जोड़ दें तो एक बॉन्ड बन जाता, तो एक तो इथेन बन जाएगा, और I फ्री रेडिकल और I फ्री रेडिकल यदि आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? I2, और इसी I2 की वजह से कलर वायलेट आ जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बेसिकली तो सभी के सभी कलरलेस हैं, लेकिन अगर कोई कलर वहां पे आपको देखने को मिल रहा है तो वो किसी ना किसी नए कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से होता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। फाइन, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने फिजिकल स्टेट देखा, कलर देखा, ऑर्डर की बात करते हैं। इन सभी में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। जैसे अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करें ना, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इन सब में एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। कुछ स्वीट स्मेलिंग होते हैं, कुछ पंजेंट होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका ऑर्डर क्या है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि कोई भी ऑर्डरलेस नहीं है, सभी में ऑर्डर है, सभी के सभी वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल है तो इवैपोरेट होंगे, उड़ेंगे, राइट। और नॉस्ट्रल तक जब ये मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे तो इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर आप फील करेंगे। ऐसे ही जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ये सब तो एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक वर्ड ही अरोमा से आया, और अरोमा का तो मतलब ही एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। फ्रेग्रेंस भी कह सकते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर वर्ड जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब वो फ्रेग्रेंट है, पंजेंट है, कैसा है, वो डिपेंड करता है। फाइन, तो अभी हम बोलते हैं कि इन सभी में ऑर्डर होती है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं
उनकी ऑर्डर और ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब उन्हें आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। जैसे बिटर एलिमेंट टाइप की हो गई एक ऑर्डर हो गई, पंजेंट ऑर्डर हो गई, इस टाइप से इनकी ऑर्डर्स होती है। तो किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड की ऑर्डर तो आपसे नहीं पूछेंगे, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है कि दीज कंपाउंड्स आर ऑर्डरलेस और दे हैव सम ऑर्डर, तो दे हैव सम कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, एंड दैट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की यदि हम बात करें ना, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स में। आपको अगर अच्छे से ध्यान हो तो क्लास 11th में जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एल्केन, एल्किन और एल्काइंस की, तब हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर निकालने के तरीके हमने देखे थे। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको याद होगा कि किसी भी चीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है तो ऑर्डर में आपको ये 3 पॉइंट्स देखने होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आप देखिए मोलर मास। अगर मोलर मास में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं तो जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर मोलर मास कंपैरेबल है, मतलब बहुत आसपास है, 2 या 3 यूनिट्स का ही डिफरेंस है, राइट, तो जब मोलर मास कंपैरेबल होता है तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं, जो कि हमने गैसियस स्टेट में देखे, उन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एटसेट्रा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आइसोमर्स की बात करते हैं। देखिए आइसोमर्स जो होते हैं उन सबका मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सेम होता है, करेक्ट, उनके अंदर जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो जब पहले 2 कॉन्सेप्ट्स काम नहीं करेंगे, मतलब मास काम ना करे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी काम ना करे, तब चीज काम करती है सरफेस एरिया, और फिर हम सरफेस एरिया से अपना जवाब देते हैं। मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वैसे पढ़ा हुआ है ये, फाइन। देखिए यहां पे यदि हम देखें तो ये रहा मोलर मास, और मोलर मास जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, ये बात यहां पे लिखी हुई है। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहां देखिए RF, RCl, RBr और RI, इन चारों में R तो कॉमन हो गया, सेम है। अब FCl, Br और I की यदि हम बात करें तो सब एक ही कैटेगरी के हैं, सभी हैलाइड्स हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा RI का आएगा। अब यहां पे क्यों RI का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा शायद आप समझ गए होंगे, क्योंकि आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है, और क्योंकि मास, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, तो तय है कि इसी का मोलर मास सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि R की वजह से तो सब में कॉमन मास है, लेकिन फ्लोरीन से ज्यादा मास क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, दैट्स व्हाई आपको ये ऑर्डर मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर केस 2 भी अगर आप देखें, ये वाला केस भी देखें, तो इसमें भी आपको बात समझ में आ ही जाएगी। देखिए CH4, अब इस CH4 में से एक H हटाकर एक Cl इंट्रोड्यूस हो गया, CH3Cl, तो एक H हटा, तो एक H के हट जाने से मास में कितनी कमी आई होगी, 1 यूनिट की, और एक Cl इंट्रोड्यूस हो गया, और एक जब Cl इंट्रोड्यूस हो गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना मास बढ़ गया होगा, 35.5 यूनिट का मास बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो बात होता है कि यहां से आने पे मास बढ़ा है, और मास बढ़ने से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब अगर आप इधर आए तो Cl के बाद कौन आ गया, Br, तो Br से आने से तो Cl से बड़ा तो Br होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होगा। अब आप यहां पे देखें तो है तो Br, लेकिन 2 Br हो गए, यहां पे एक Br था, यहां पे एक H हट के एक Br और आ गया, तो इसका मोलर मास और ज्यादा हो गया, और मोलर मास अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फाइन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। इसके 2 बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। साइड में एक नोट लिखा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। With the increase in size and mass of halogen atom, the magnitude of dispersion forces increases. देखिए अब रीजन देते हैं कि मास बढ़ जाने से होता क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो रीजन ये रहा, उस रीजन का आंसर हम ये कह सकते हैं, जो एक्चुअल उस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहां पे है। तो उसका आंसर देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप यहां देखें, मान लीजिए कि ये छोटा एटम है, जैसे हम ये कहते हैं ये RF है, करेक्ट। इस यूनिट को यदि आप देखें तो ये छोटी यूनिट है। अब मैं अगर RI की बात करूं तो RI में I का साइज काफी बड़ा होगा, तो ये यूनिट काफी बड़ी होगी, या तो आप ये देख लीजिए और ये बड़े साइज का देख लीजिए, करेक्ट। इसको छोटा देख लीजिए, ये भी छोटा ही होता है। तो कहने का मतलब इसकी जैसी जब यूनिट्स एक दूसरे के नजदीक आएंगी तो उनको एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए कम एरिया मिलेगा, क्योंकि ये भी छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, जबकि ये यूनिट काफी बड़ी है। और ऐसी ही यूनिट्स जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा, एरिया मतलब सरफेस एरिया भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मास बड़ा है, साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो जो डिस्पर्शन फोर्सेस बनते हैं
जो कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की यदि हम बात करते हैं, तो यहां वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करने वाले जो फोर्सेस हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ के रखने वाले जो फोर्सेस हैं, वो यहां ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे, मैग्नीट्यूड उनका यहां ज्यादा होगा यहां के मुकाबले। यहां कम क्यों होगा? क्योंकि साइज छोटा है। छोटे साइज की जब कोई चीज होगी और दूसरी चीज जो है वो भी उसी साइज की है, दोनों छोटे हैं, तो एक दूसरे से जो लंडन फोर्सेस बनते हैं, जो कि दुनिया के हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, आपको अच्छे से पता है, खासकर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो ये जो फोर्सेस होते हैं, ये फोर्सेस काफी कम बनेंगे। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा और एरिया बढ़ेगा, तो इन फोर्सेस के बनने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी, या हम ये कहेंगे कि अमाउंट ऑफ दीज फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस, ये बढ़ जाते हैं। और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये फोर्सेस जितने ज्यादा होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हमें इन सब फोर्सेस को तोड़ना होगा, और तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो मास बढ़ जाने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है? हमने तभी ये कहा मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन मोलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता क्यों है? तो मोलर मास बढ़ने से साइज बढ़ा है, और साइज बढ़ने से डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, उनका नंबर बढ़ जाता है, और नंबर उनका ज्यादा होगा तो अलग करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। ओके, चलें नेक्स्ट देखेंगे। यहां देखिए, इसके बाद अब लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेकिन शर्त यह है कि स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट तब काम करता है जब मास कंपैरेबल हो, मतलब मोलर मासेस लगभग आसपास के हो, तो आप स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेंथ किसके बीच में? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिससे दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच कर रखते हैं, वो स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, करेक्ट, तो आपको एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कंपैरेबल मोलर मास का क्या मतलब है? देखिए, कंपैरेबल मोलर मास का मतलब है दो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अलग फंक्शनल ग्रुप्स हों, लेकिन उनका मास लगभग आसपास आता हो। जैसे अगर हम बात करें CH3OH की, सोचेगा तो मिथेनॉल CH3OH, CH3 कॉमन है, OH, ऑक्सीजन का मास 16 और एक हाइड्रोजन है तो 17, करेक्ट, तो OH के कारण 17 यूनिट का मास है। अब हम बात करते हैं CH3F, CH3 तो कॉमन है तो मास तो सेम ही आएगा। अब साथ में जुड़ा है F, अब F का मास कितना होता है? 19, तो यहां पे OH के कारण मास आ रहा है 17 और फ्लोरीन के कारण मास आ रहा है 19। CH3 तो कॉमन है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? केवल 2 यूनिट का। तो इनका जो भी मोलर मास होगा वो कंपैरेबल हो गया, क्योंकि दोनों के मोलर मासेस में जो डिफरेंस होगा वो केवल 2 यूनिट्स का ही होगा। CH3 के कारण तो मास सेम ही आने वाला है, 12, 13, 14, 15 इधर आना है, CH3 से 15 इधर आना है, प्लस OH के वाले केस में आपको प्लस 17 और करना होगा, जबकि यहां पे फ्लोरीन के केस में प्लस 19 करना होगा। यानी कुल मिलाकर दोनों के जब मोलर मासेस आप निकालेंगे तो केवल 2 यूनिट का फर्क पड़ेगा। जैसे यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया है वो कुछ और लिया है, क्योंकि जिनको मैं भी कंपेयर कर रहा था उसमें मिथेनॉल तो लिक्विड था, लेकिन CH3F गैसियस स्टेट में था। तो जनरली हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सामने वाली स्पीशीज लिक्विड स्टेट में होनी चाहिए, इसीलिए हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हाइलाइट्स भी लिक्विड स्टेट में और जिनसे आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी अपनी लिक्विड स्टेट में ही हो। तो यहां देखिए, यहां पे यदि देखें हम, तो हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो हमने लिया है 1-फ्लोरोब्यूटेन, और हम ये भी कह सकते हैं ब्यूटेन 1-ऑल, करेक्ट। ब्यूटाइल अल्कोहल कह सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड कह सकते हैं, राइट। तो ये नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है। मासेस में आप देखिए, मैंने कहा था 2 यूनिट्स का अंतर आएगा। ये 76 मास आ रहा है, इसका 74 ग्राम पर मोल आ रहा है, तो मतलब मोलर मासेस लगभग कंपैरेबल है। अब आपसे कहा जाए कि मोलर मासेस कंपैरेबल है तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे? तो बहुत से स्टूडेंट तो कहते हैं हम तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर आप मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसका मोलर मास ज्यादा आ रहा है और इसका मोलर मास कम है, तो इसके हिसाब से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था फ्लोराइड्स का, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 32.5 डिग्री है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 117.7 डिग्री है। ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है मोलर मास कंपैरेबल है, और जब मोलर मास कंपैरेबल होता है तो दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं, और यहां पे दूसरे फैक्टर ने जो काम चीज कर रही है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। CH3, CH2, CH2F के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एक कंटेनर में लिक्विड में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे N-ब्यूटाइल फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरीके से इंटरेक्शन रखे हुए हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा। सिमिलरली अल्कोहल की जो यूनिट्स है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो बनाए हुए हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान रहे, जब मोलर मास कंपैरेबल हो तो अब स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेगी। अब यहां देखते हैं, आपको अच्छे से पता होगा कि यहां पे यदि हम फोर्सेस देखें, आपने पढ़े होंगे, मैं नाम लेता हूं, लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस, जो जनरली सभी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस होंगे। अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट कर रही है तो लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस तो सब जगह होते हैं। डिफरेंस वहां से क्रिएट होता है जो यूनिक बॉन्ड्स होते हैं, जैसे सभी में लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस है, तो आंसर इससे नहीं आएगा, आंसर आएगा जो यूनिक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों में होंगे उससे। जैसे कि यहां पे अगर हम देखें तो CH3, CH2, CH2F, यहां पे यदि देखें हम, यहां देखें
करेक्ट। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन के ऊपर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन खींचने की, इसलिए इसके ऊपर तो आएगा पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव यानी कि इस यूनिट में डाइपोल्स बन गए, डाइपोल्स, दो पोल बन गए, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल। अब एक मॉलिक्यूल तो अंदर है नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, करेक्ट। कोई और मॉलिक्यूल भी अगर मैं यहां पे लिख दूं तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं FCH2 CH2 CH2 CH3, एक यूनिट और भी इसके पास है। अब इस यूनिट की यदि हम बात करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अब क्योंकि ये यूनिट्स एक दूसरे के नजदीक है, नजदीक आने की वजह से इनके बीच में इंटरेक्शन बनेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, और इस इंटरेक्शन की वजह से ये दो यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। नो डाउट कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनसे काफी वीक होते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग है, इनके मुकाबले इनकी स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से काफी कमजोर होती है। आपस में ये कम ज्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर। लेकिन इन बॉन्ड से यदि आप कंपेयर करोगे आयनिक बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक होते हैं। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ हम रिलेटिवली जो सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनके अंदर कंपेयर करते हैं कि उनमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, करेक्ट। तो यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे जो इंटरेक्शन बन रहा है, इस इंटरेक्शन का नाम होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल्स बने और उनके बीच में इंटरेक्शन हो गया। इस इंटरेक्शन से दो यूनिट जुड़ी है, ऐसे और भी यूनिट्स आपस में जुड़ती रहती हैं, करेक्ट। और इसी इंटरेक्शन की वजह से ये यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ जाती है और इनको अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी होती है, और जितनी एनर्जी ज्यादा लगेगी बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा आएगा। तो यहां पे इंटरेक्शन जो हुआ वो हुआ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। दिमाग में रखिएगा, सामने आपके है, मास तो आपके सामने कंपेरेबल हो ही गया है। अब यदि हम बात करें CH3 CH2OH की, अब यहां पे बात करते हैं। अब यहां पे यदि हम बात करें तो अल्कोहल के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आप यहां देखिए। मान लीजिए एक अल्कोहल का हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं CH3OH, करेक्ट। यहां देखिए, अब यहां पे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो ऑक्सीजन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और H पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। यहां पे H डायरेक्टली एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, जो कि हैलाइड्स में पॉसिबल नहीं था। अगर आप हैलाइड्स में देखें तो CH3F फ्लोरीन है यहां पे, करेक्ट, फ्लोरीन है, लेकिन H का जो अटैचमेंट है वो फ्लोरीन से नहीं है। H किससे अटैच्ड है? H कार्बन से अटैच्ड है। इसीलिए यहां पे वो यूनिक या वो स्पेशल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं बन सकता जो कि यहां पे बनने वाला है। और शायद आप सबको अच्छे से पता होगा कि जब जब H टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा रहे, या मैं ये कहूं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा रहे, करेक्ट, तो वहां पे जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है वो इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि हम उसको एक नया नाम देते हैं, और नया नाम है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, एंड दैट नेम इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ तो अगर आप यहां पे बात करें तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, H को तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल पर रेफरेंस मानते हैं, 0 मान के चलते हैं, करेक्ट। तो इसके रेस्पेक्ट में इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और इस पे नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ही बेहतरीन आएगी, इससे बहुत पावरफुली खींच सकता है, और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी भी अच्छी होगी, करेक्ट। अब हम एक और मिथेनॉल यूनिट लिख दें पास में, तो कंपेयर करने के हिसाब से, तो लेट्स से हम यहां लिख देते हैं CH3, यहां पे H लिख देते हैं, यहां पे O ले लेते हैं, यहां पे CH3 लिख देते हैं, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, करेक्ट। तो यहां देखिए जरा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो डाइपोल्स बने, पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल्स ही हैं, फाइन। तो ये जो डाइपोल्स बने, दो पोल्स बने, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर चार्ज सेपरेशन है यहां पे, या हम कहें चार्ज सेपरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो यहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन पावरफुली खींच रहा है और H आसानी से छोड़ सकता है। यहां पे फ्लोरीन में खींचने की पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिससे खींच रहा है वो कार्बन है, और वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में ही आता है, या हम कह सकते हैं नॉन मेटल कैटेगरी में आता है। तो जितना आसानी से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उतना आसानी से कार्बन से फ्लोरीन नहीं खींच सकता। तो यहां पे जो चार्ज का मैग्नीट्यूड डेवलप होगा वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा जितना कि यहां पे होगा, और चार्ज जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, राइट, चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा होगा, आपस में जो इंटरेक्शंस बनेंगे वो काफी स्ट्रॉन्गर बनेंगे, और ये इंटरेक्शंस अगर काफी स्ट्रॉन्गर होंगे तो इनको अलग करना काफी मुश्किल होगा। और क्योंकि मिथेनॉल आपके सामने नजर आ गया है आपको, और मिथेनॉल में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन तो है लेकिन काफी स्ट्रॉन्गर है, और यहां पे उस इंटरेक्शन का नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में काफी स्ट्रांग होती है। एक बार कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, वहां पे ऑप्शन लिखा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैक्सिमम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑप्ट कर लिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है, लेकिन ये स्ट्रांग होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बीच में। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग है, आयन डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग है, डिस्पर्जन फोर्सेस से स्ट्रांग है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रांग है। दैट्स व्हाई हम इसको स्ट्रॉन्गर कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोवलेंट बॉन्ड से, आयनिक बॉन्ड से कंपेयर करोगे तो उनके मुकाबले तो ये काफी कमजोर होता है। तो ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ के मामले में तो केमिकल बॉन्ड्स ही काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो उनके मुकाबले स्ट्रेंथ में काफी पीछे होते हैं। तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो स्ट्रेंथ होगी वो इनसे बनने वाले डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। तो यहां पे जो टर्निंग पॉइंट आया है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से आया, क्योंकि मास तो लगभग कंपैरेबल था। अब आप खुद सोचिए जरा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े मॉलिक्यूल्स हैं और डायपोल डायपोल, सिंपल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। किनको अलग करना आसान होगा, जो कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से हैं। किनको करना मुश्किल होगा, अलग करना मुश्किल होगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े। अब इसी वजह से यहां पे अगर आप देखें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो अल्कोहल आपको नजर आ रहे हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं लगभग 118 डिग्री, जबकि ये तो केवल 32 डिग्री पर ही रुक गए। अब आप सोचिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस, जबकि मास लगभग 2 यूनिट का चेंज है, और वो भी ये कम है, ज्यादा नहीं कम है, उसके बावजूद इतना हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट को इस बार कौन सा फैक्टर कंट्रोल कर रहा है? क्या मोलर मास कंट्रोल कर रहा है? नो। तो यहां पे जो फैक्टर कंट्रोल कर रहा है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है हम उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो इस मॉलिक्यूल के अंदर नहीं हुई है कि इसी में से H और इसी में से O जुड़ गया हो। इस मॉलिक्यूल की अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटरमॉलिक्यूलर, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, तो इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसे हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। और क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। ओके, तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी लिखे हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बता रखा है। एक बार नोट देख लेते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव डिस्पर्शन फोर्सेस। बस वो बात तो मैंने आपको पहले भी बोली थी कि सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे कौन कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, CH3, CH2, CH2F, ये भी जेई का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो डिस्पर्शन फोर्सेस तो आपको हमेशा बोलना है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो फोर्सेस होते हैं जो दोनों में डिफरेंट होते हैं। अब मैं कहूं क्या इसमें लैम्डा नॉट डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस। क्या यहां पे एग्जिस्ट करते हैं? आंसर इज यस। आपसे पूछा जाए कहां एग्जिस्ट करते हैं भाई, अगर इसके नीचे मैं इसी की जैसी चेन लिख दूं, राइट, जैसे CH3, CH2 ऐसे चेन लिख दूं, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस तो होंगे। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन तो बेसिकली यहां पे काम कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो डिस्पर्जन फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन फैक्टर है जो कि बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल कर रहा है वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बीच की स्ट्रेंथ। जिसकी ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, लेकिन शर्त है मास, मोलर मास कंपैरेबल होना चाहिए। अब स्टूडेंट जनरली क्या ध्यान रखते हैं, या तो मोलर मास को लर्न करके रखते हैं बस, तो उसके हिसाब से कभी आंसर सही कभी गलत, या फिर केवल स्ट्रेंथ पे ध्यान देते हैं। अब ये नहीं सोचते कि अगर मैं एक मेथनॉल ले लूं CH3OH और इसका कंपैरिजन करूं मैं CH3, CH2, 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 CH, मतलब मान लीजिए नॉर्मल ऑक्टेन से कंपेयर कर दूं, तो मोलर मास से आप जवाब देंगे तो उसके हिसाब से तो आप सही हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल ऑक्टेन का मास ज्यादा आ रहा है और मिथनॉल का मास छोटा है, तो वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं, हम तो मिथनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि नॉर्मल ऑक्टेन में तो डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का मोलर मास ज्यादा होगा, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मिथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बावजूद वो नॉर्मल ऑक्टेन से पीछे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मोलर मास ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, राइट। स्ट्रेंथ तब मैटर करने लगती है जब मोलर मास लगभग कंपैरेबल हो जाए। इसलिए ध्यान रखिए, एक फैक्टर को रट के जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएंगे। सीरीज से ही देखना होगा, मोलर मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो मोलर मास से जवाब देंगे। मोलर मास अगर कंपैरेबल हो गया है तो स्ट्रेंथ से जवाब दिया जाएगा। और मान लीजिए दोनों ही चीजें ही सेम हो गई, ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, आइसोमर्स ले लीजिए जिनके अंदर मोलर मास एग्जैक्टली सेम, स्ट्रेंथ लगभग सेम। अब क्या करें, तो थर्ड फैक्टर अब अपना रोल प्ले करता है, दैट इज सरफेस एरिया। उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। तो देखिए यहां पे अब आता है थर्ड केस, एंड द केस इज ऑफ सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। अब आप पहले तो मुझे बता दें सरफेस एरिया क्या होता है। भाई सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया जो एक मॉलिक्यूल के पास है जिससे वो दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच हो सकता हो, जुड़ सकता हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक शुगर का एक क्रिस्टल है आपके पास, राइट, जो कि विजिबल है, आप देख सकते हैं। या आप मान लीजिए एक स्पून शुगर ले लीजिए, उसमें कई सारे छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं,
राइट। आप इनको पानी में डिसॉल्व कीजिए, करेक्ट। और एक इसी 1 स्पून जो शुगर है इसको आप पहले पीस लीजिए, राइट, ग्राइंड कर लीजिए और अब आप इसको पानी में डिसॉल्व कीजिए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कौन पानी में पहले डिसॉल्व होगा, तो शायद आंसर तो आपके पास ही है, जो पाउडर फॉर्म में वो जल्दी डिसॉल्व होगा। तो रीजन क्या है? रीजन है सरफेस एरिया। अब आप ये सोचिए कि एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल आपके पास है, राइट। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो अभी एट प्रेजेंट नहीं जा सकता है इधर उधर, माइक लगा हुआ है, चलिए मैं ऐसे ही बताता हूं आपको। यहां देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई क्रिस्टल है। अब उस क्रिस्टल जैसे शुगर का ही एक पीस मान लीजिए, बड़ा सा पीस है, इसको जब आपने पानी में गिरा तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसको चारों तरफ से सराउंड करेंगे, फाइन, डिसॉल्व करने के लिए। अब मान लीजिए इस बड़े से क्रिस्टल को आपने बीच में से काट दिया, तो आपको नहीं लगता 2 नए सरफेसेस आपको और मिल जाएंगे जिससे वाटर जुड़ सकता हो? वैसे हमने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया है, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बात कि शुगर के जितने टुकड़े आप करते जाएंगे उतने ज्यादा नए नए सरफेसेस आपको मिलते जाएंगे जिससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ सकता हो, करेक्ट। इसीलिए पाउडर फॉर्म का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उनकी सॉल्युबिलिटी सबसे तेज होती है, फाइन। तो एक बड़ा सा क्रिस्टल है तो उसको चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल कैप्चर कर पाएगा। उस बड़े से क्रिस्टल को अगर मैं बीच में से कट कर दूं तो 2 नए सरफेसेस आपको और मिल जाएंगे जहां से पानी जुड़ सकता है, तो रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन है वो बढ़ जाता है, ओके। तो सरफेस एरिया, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो सरफेस एरिया में जनरली मास तो सेम ही रहता है, एक पार्टिकल जो था क्रिस्टल वो उतना ही बड़ा था, लेकिन उसको आपने जितने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया उतने ज्यादा आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले, जितना छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले उतना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया, और फिर जो भी आप रिजोल्यूशन की रेट देखना चाह रहे हैं वो उतनी ज्यादा हो जाती है, फाइन। चलिए अब जैसे आप यहां पे देखिए, यहां देखिए CH3 CH2 CH2 Br, करेक्ट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 102 डिग्री है, इसका अगर आप देखें तो 91 डिग्री, और इसका है 73 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट तो डिग्रीज हो रहा है, करेक्ट। नाउ पहले चेक कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की यदि हम बात करें तो C4 तो नजर आ ही गए, 3 4 5 6 7 8 9 H9, और एक जुड़ रहा है Br आगे। सेम चीज यहां पे भी है, सेम चीज वहां पे भी। ये बात होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो फर्स्ट रूल तो वैलिड हो गया। क्या? मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट, वो तो बात गलत हो गई, मोलर मास तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो हम सेकंड पे आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर हम स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, राइट, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन जो इंटेंसिटी होगी चार्ज सेपरेशन की, हम कहते हैं मैग्नीट्यूड जो चार्ज सेपरेशन होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि Br भी सेम है, जिससे खींच रहा है वो कार्बन भी सेम है। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में कोई मार्जिनल चेंज नहीं आएगा, बहुत थोड़ा सा चेंज होगा, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पे काम नहीं करेगा। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट काम नहीं करते, या हम ये कहें ये तब काम नहीं करेंगे जब आइसोमर्स आपके पास होंगे, तो फिर थर्ड केस आता है, एंड दैट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया के लिए बेस्ट ट्रिक आप ध्यान रखिए, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, और सरफेस एरिया अगर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने का मतलब है एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होना। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जिस तरीके से डिस्पर्शन फोर्सेस से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से जुड़ सकता है, वो एरिया कम हो गया, तो जो नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ जो है वो उनकी कमजोर हो जाएगी ओवरऑल, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो यहां पे जैसे 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 ब्रांचिंग बढ़ रही है, स्ट्रेंथ जो है, या हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, सरफेस एरिया कम हो रहा है, और सरफेस एरिया अगर कम होता है तो डिस्पर्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाने की जो कैपेसिटी है, टेंडेंसी है, वो वीक पड़ जाती है, और इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। और देखिए बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा डिक्रीज हुए हैं, 102 से सीधा 73 चला गया है, लगभग 25 डिग्री का चेंज हो गया। नाउ अब समझना कैसे है इसको वो देख लीजिए। देखें, सबसे पहले स्ट्रेंथ की यदि हम बात करें तो ये वही पार्शियल नेगेटिव और ये वही पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसके जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके जैसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके जैसे भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे के नजदीक अरेंज हो पाएंगे, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी और उनमें बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कैसे, मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूं, या इससे समझाने की कोशिश करता हूं, आप देखिएगा। अब आप यहां देखिए, अगर इस जगह आप देखते हैं तो ये स्ट्रेट चेन वाला है, करेक्ट। अब स्ट्रेट चेन वाले के अंदर हम ये तो जानते हैं कि ये जो Br है, करेक्ट, इस पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, इस Br पे यदि हम बात करें तो पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, करेक्ट। अब ये जो नेगेटिव पार्ट है ये पॉजिटिव से इंटरेक्ट करेगा इस तरीके से, करेक्ट। अब यहां पे पॉजिटिव आया, मान लीजिए यहां पे हम एक Br और लिख के एक चेन और बना देते यूं इस तरीके से, तो ये इंटरेक्शन शुरू हो जाता, करेक्ट। ऐसा ये इंटरेक्शन और आगे चल सकता था। ये इंटरेक्शन तो हो रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, साथ साथ यहां पे लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस भी तो वर्क कर रहे हैं। वो कहां काम कर रहे हैं? वो यहां पे काम कर रहे हैं, इन चेन्स के बीच में, करेक्ट। ये इस मॉलिक्यूल से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, ये इससे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो जो कार्बन कार्बन है, जो चेन्स है, इनके बीच में तो लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस बनेंगे।
यहां पे बहुत बेहतर बन सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट चेन है, एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं मॉलिक्यूल्स, और जितना नजदीक आएंगे स्ट्रेंथ या हम ये कह सकते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस जो बनेंगे वो काफी स्ट्रॉन्गर बनेंगे। ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल कांटेक्ट में, तो अलग करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। सेम चीज 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाया, 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाया, ये बात होता है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और ये पार्शियल ये नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। अब इनके बीच में भी इंटरेक्शन आना है, करेक्ट, ये इंटरेक्शन आ गया। ये तो इंटरेक्शन आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गया, लेकिन इसके साथ साथ लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस भी तो एग्जिस्ट करेंगे। अब वो एग्जिस्ट किसके बीच में करते हैं? इनके बीच में करते हैं। अब नेचुरली ही यहां पे इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा, देखिए उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया है, और जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो स्ट्रेंथ होती है फोर्सेस की वो वीक हो जाती है, और एक दूसरे को मॉलिक्यूल से जोड़े रखने वाला फोर्स अगर वीक हो जाएगा तो अलग करने के लिए एनर्जी कम लगेगी और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ गया, उसकी वजह से ज्योमेट्री बदली, स्ट्रक्चर बदला, उसकी वजह से ये अलाइनमेंट्स चेंज हुआ, और अलाइनमेंट्स की वजह से स्ट्रेंथ जो थी उस पर फर्क पड़ा और उससे सीधा बॉइलिंग पॉइंट इफेक्ट हो गया। थर्ड केस को देखिए आप, कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बीआर हम अच्छे से जानते हैं कि बीआर पे पार्शियल नेगेटिव ही आना है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आना है, बीआर पे पार्शियल नेगेटिव आना है, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आना है, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है उनके बीच में इंटरेक्शन भी आना है, करेक्ट। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंटरेक्शन आ गया। ये तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली ये आगे जाके बनाने के लिए तैयार है, ये यहां से बनाने के लिए तैयार है, लेकिन लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस भी तो एग्जिस्ट करते हैं। अब वो फोर्सेस एग्जिस्ट करने में देखिए एक कार्बन तो काफी दूर हो गया है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो दूर हो गया, मतलब इंटरेक्शन बनने के चांसेस ही खत्म हो गए। इनके बीच में भी अच्छा खासा डिस्टेंस है जिससे कि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप खुद देखिए, इन तीनों को कंपेयर कीजिए, ज्यादा नजदीक इस वाले केस में आपको मिलेंगे, ज्यादा कॉन्टैक्ट्स यहां बेहतरीन बनेंगे, उससे पुअर थोड़े यहां बनेंगे, क्योंकि बीआर के सेकंड पोजीशन पे आने से डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेंथ कमजोर हो जाती है। और इस पोजीशन पे जब आया, ज्यादा ब्रांच्ड हुआ, तो इस ज्यादा ब्रांचिंग की वजह से सारे कार्बन एक दूसरे को आमने सामने फेस नहीं करेंगे, जिस वजह से एक दूसरे से डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस उतने अच्छे नहीं बना पाएंगे जितने यहां बनाते, उससे पुअर यहां, और सबसे वीकर यहां बनाएंगे। जबकि मोलर मास सेम है, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो आपने बात करी, डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ भी सेम है, लेकिन फर्क पड़ा लंडन और डिस्पर्जन फोर्सेस से। और वो इसलिए फर्क पड़ा क्योंकि चेन के अंदर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के बनेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बन सकते हैं, जबकि आप यहां चलें तो स्ट्रेंथ थोड़ी वीकर हो जाएगी, जो चेन्स हैं वो थोड़ी दूर हुई है, इसलिए स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी। और यहां पे बात करें तो जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस बनने हैं वो काफी दूर हो गए हैं, तो यहां तो बनना ही नहीं है, और इनके बीच में बनेगा तो मैग्नीट्यूड कम होगा, नंबर कम होगा। इस वजह से अगर इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे अच्छे इनमें बनेंगे, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, इनसे कम इनका आएगा, और सबसे कम इनका आएगा। शायद अब आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले जब भी आपको कंपेयर करना पड़े तो मोलर मास कंपेरेबल हो तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सेम हो तो फिर एक ही आंसर आपको देंगे, और वो आंसर है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया का पता, ट्रिक ये है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है, बस आपको ध्यान रखना है सरफेस एरिया कम हो जाता है, और सरफेस एरिया कम हो जाता है तो यूनिट्स का एक दूसरे से जो इंटरेक्शन होता है उसके अंदर कमी आ जाती है, कम इंटरेक्शन वो कर पाते हैं, उससे सीधा स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ वीक होती है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। दैट्स व्हाई एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड दस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। फाइन, चलिए, शायद अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और वही बात यहां पे लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहां पे वही बात लिखी हुई है, करेक्ट। आप चाहे तो मैं एक बार रीड कर देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन एल्किल ग्रुप बिकॉज विद ब्रांचिंग द मॉलिक्यूल दो बार आ गया, राइट। तो देख लें, अटेन्स अ स्फेरिकल शेप, आपने देखा था ना टर्शियरी वाले केस में स्फेरिकल सा शेप आ गया था, विद लेस सरफेस एरिया। As a result, dispersion forces become weaker. Dispersion forces become weaker. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Dispersion forces weak हो जाते हैं, सभी में dispersion forces हैं, लेकिन टर्शी के केस में dispersion forces सबसे ज्यादा कमजोर रहेंगे, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स की, करेक्ट। आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन्स। अगर हम डायहेलोबेंजीन्स की बात करें, जैसे कि ये रहे आपके सामने ही है, देखिए डायहेलो है, करेक्ट। अगर हम इनकी बात करें तो लगभग इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखिए बॉइलिंग पॉइंट तभी डिस्कस किया जाता है जब सामने वाली स्पीशीज लिक्विड स्टेट में हो, क्योंकि लिक्विड ही बॉइल करते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कंपैरेबल होता है, चाहे ऑर्थो सब्स्टिट्यूट हो, चाहे मेटा सब्स्टिट्यूट हो, चाहे पैरा सब्स्टिट्यूट हो। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट की भी हम बात करें तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग कंपैरेबल होता है, आप देख सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो आप यहाँ देखिए 180, 173 और 175। और मैं आपसे कहूंगा कोई ट्रेंड या ट्रिक सेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर बार जैसे सीएल की जगह बीआर आएगा तो बात बदल जाएगी, आई आएगा तो बात बदल जाएगी। इसीलिए ध्यान रखिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन, जैसे कि सेम है, मोलर मास सेम है, स्ट्रेंथ भी सेम ही रहेगी, बस पोजीशन बदली है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट तो लगभग लगभग सेम होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो डिस्कार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स की। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का मतलब हुआ सामने वाली स्पीशीज सॉलिड स्टेट में होनी चाहिए, डन, क्योंकि सॉलिड ही मेल्ट करते हैं। अब सॉलिड स्टेट में एक इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करने लग जाती है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, और वो इंपॉर्टेंट चीज है, आप अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट, पैकिंग। क्योंकि सॉलिड स्टेट जो होते हैं उनमें पैकिंग का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वही चीज यहां पे भी काम करेगी। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसको और इसको, इन तीनों को क्लोजली पैक करना है, करेक्ट, तो स्ट्रक्चरल वाइज आपको क्या लगता है कौन एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली पैक हो सकते हैं? आप सोचें, आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी। शायद आपका आंसर यही होगा कि ये क्लोजली पैक हो सकता है क्योंकि रिंग है, रिंग के ऊपर सीएल और एक नीचे सीएल है, पास 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 अच्छे से पैकिंग हो सकती है। जबकि इसकी पैकिंग और इसकी पैकिंग में ऑब्स्टिकल क्रिएट होंगे, क्योंकि इसी की जैसी और सारी यूनिट जब मैं अरेंज करने के लिए पास पास लाऊंगा तो ये ऑब्स्टिकल के जैसे ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा, और इस वजह से दूसरी यूनिट इसके उतने नजदीक नहीं आ पाएगी जितना नजदीक इसके जैसी इसके पास में एक यूनिट और इसके नजदीक आ जाएगी। वही प्रॉब्लम यहां होगी। इसीलिए ऑर्थो और मेटा सबस्ट्रेटेड जो ये कंपाउंड्स हैं, डायहेलोबेंजीन जो है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इससे काफी कम होंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट जस्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्री इन दोनों से आगे होगा। तो ध्यान रखिए जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो तो सिमेट्री से ही आपको जवाब देना है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट को समझाते समय आपने सिमेट्री यूज करी तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड स्टेट में सिमेट्री का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि लिक्विड सिमेट्री के रोल के लिए सॉलिड स्टेट होना जरूरी है। वहां पे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात कर सकते हैं या सिमेट्रिकल अरेंजमेंट पे बात कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स इधर से उधर मूव करते रहते हैं, तो वहां सिमेट्री का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता जिससे कि आप अपने आंसर पे इस फैक्टर को डोमिनेटिंग बताते हुए जवाब दे दें। फाइन, तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात हो तो सिमेट्री रोल प्ले करती है। तो यहां पे इन तीनों में यदि हम कंपेयर करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आएगा। और अगर आप देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -17, इसका -24 और नीचे चला गया, जबकि ये +50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका 50 डिग्री में आने का रीजन जो है वो है जस्ट एक ही, और वो है सिमेट्रिकल पैकिंग, करेक्ट, या हम ये कह सकते हैं इफेक्टिव पैकिंग ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये और बेटर हो गया। बाकी आप कोई कोरिलेशन सेट करने की कोशिश ना करें, कोई आंसर के कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन कभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। फाइन, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट देखे तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 180, 173, 175, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आप नहीं बोल सकते। जबकि यहां आप देखें -17, -24, यहां पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक डिफरेंस तो है। लेकिन ये तो बहुत अलग हो गया, सीधा 50 का तो डिफरेंस ये है ही है, +17 यहां करेंगे, +24 यहां करेंगे, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। और यहां पे डिफरेंस केवल एक चीज की वजह से आया है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, और क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है इसलिए पैकिंग इफेक्टिव हो गई, और इफेक्टिव पैकिंग से मॉलिक्यूल्स को अलग करने में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसका रीजन पढ़ते हैं हम, देखिएगा यहां देख सकते हैं बात जो मैंने बोली है वही लिखी हुई है। सीधा हम पैरा के लिए पढ़ते हैं, द पैरा आइसोमर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट दूसरे वालों से, क्यों? मेन आंसर यहां है, मेन आंसर आप यहां देखिए, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा आइसोमर्स, सिमेट्रिकल है, दैट फिट्स इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। जो क्रिस्टल बनता है उसके अंदर इफेक्टिवली जो लैटिस बनता है, क्रिस्टल लैटिस में इफेक्टिवली मॉलिक्यूल्स पैक हो सकते हैं, इसीलिए उनको अलग करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। फाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, ध्यान रखेंगे। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। देखिए डेंसिटी के क्वेश्चंस काफी आसान हैं, आप ध्यान रखिए, मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा, उससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी आते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से डेंसिटी को काफी इंपॉर्टेंस नहीं दिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से डेंसिटी पे काफी 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 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, आप देखिएगा अच्छे से। देखिए सबसे पहले डेंसिटी अगर आपको बतानी पड़े तो आप ये रूल पहला वाला तो ध्यान रख लीजिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं या हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं या एटॉमिक मास बढ़ रहा है, तीनों में से कोई भी बढ़ रहा हो तो डेंसिटी बढ़ती ही है। ये तो एक मतलब मान लीजिए 90% क्वेश्चन तो आपके हो जाएंगे। कार्बन कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं तो डेंसिटी ज्यादा बोलनी है, हाइड्रोजन अगर बढ़ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गए तो डेंसिटी ज्यादा बोलनी है, या फिर हाइड्रोजन का मास बढ़ गया, मतलब जैसे फ्लोरीन जगह क्लोरीन आ गया, क्लोरीन जगह ब्रोमीन आ गया, ब्रोमीन जगह आयोडीन आ गया, तो भी डेंसिटी बढ़ेगी। कुछ एग्जांपल देखिए, उससे आपको क्लियर आ जाएगा समझ में। जैसे मैं आपसे कहता हूं इन दोनों में बताइए जरा किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो C3H7 सेम है, लेकिन इस जगह कौन आ गया, Cl आ गया,
और क्योंकि जगह Cl और जगह आयोडीन है तो मोलर मास बढ़ गया, मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी। आप यहां देख सकते हैं 0.89 1.74। साथ साथ आप एक चीज को दिमाग में रखिएगा, उसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा। वाटर की डेंसिटी जनरली 1 ग्राम पर ml होती है, करेक्ट। वाटर के लिए हम कितनी लेके चलते हैं 1 ग्राम पर ml, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। तो ये पानी से हल्का हो गया और ये पानी से भारी हो गया, करेक्ट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ पे CHCl3 और CCl4। यहां पे देखिए तो क्या डिफरेंस है, दोनों में कार्बन तो सेम है, हैलोजन भी सेम है, लेकिन यहां पे हैलोजन 3 है और यहां पे वही हैलोजन जो है वो 4 है, Cl ही है लेकिन ज्यादा है, और नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स भी बढ़ते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। तो आप देखिए जरा उसकी डेंसिटी ज्यादा आ रही है इसके मुकाबले, क्योंकि हैलोजन आइटम ज्यादा है। डेंसिटी को अगर हम देखें तो वाटर से ये भी ज्यादा है, ये भी वाटर से ज्यादा है। लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 2 पे यदि हम बात करें तो यहां पे जनरली ये कहा जा रहा है कि डेंसिटी जो है वो आइसोमर्स के लिए जनरली सेम रहती है। डेंसिटी को यदि कंपेयर करना पड़े आइसोमर्स के लिए तो आपको सेम ही बताना है, क्योंकि बहुत बहुत कम डिफरेंस होता है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करने के लिए आ ही जाए कि नहीं कंपेयर करना ही है तो उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो डेंसिटी रिमेन सेम, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज या स्लाइट, लाइट का काफी रिफ्लेक्शन रहता है, देयर इज अ स्लाइट डिक्रीज इन डेंसिटी विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है डेंसिटी जो है वो, वैसे तो हम कह रहे हैं कि आइसोमर्स के लिए सेम ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है आपको कहना है डेंसिटी कम होती है, करेक्ट। मैं आपको एक रिलेशन से बताता हूं, आप यहां देखिए फिर अपन बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी डेंसिटी देखिए, इसकी डेंसिटी है 0.89 ग्राम पर ml, वाटर से तो हल्का है, करेक्ट। तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड की 0.89। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल की बात करें तो पोजीशन चेंज हुई है, पोजीशन से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, तो उस वजह से इसकी डेंसिटी देखिए 0.89 से 0.87 हो गई, बहुत थोड़ा सा चेंज है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लगभग कंपैरेबल ही होती है। इनकेस कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो ये जवाब देना है। उसके बाद यदि आप बात करें टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड की, जिसमें ब्रांचिंग मैक्सिमम है, उसकी डेंसिटी कितनी हो गई 0.866, यानी कि डेंसिटी रेगुलरली डिक्रीज हो रही है। अब हम ये जानते हैं कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, करेक्ट। मास तो आइसोमर तो सेम ही है, तो मास से तो हमें कंपेयर करना नहीं है, अब हमें वॉल्यूम से कंपेयर करना है। अब आप खुद रिलेशन सेट कीजिए कि वॉल्यूम जिसका रिलेटिवली ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी कम आ जाएगी, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कंपैरेटिवली डेंसिटी कम आ रही है, फाइन। अब इनकी डेंसिटी कम आ रही है, इसका मतलब यह है कि इनके अंदर रिलेटिवली वॉल्यूम ज्यादा होगा थोड़ा सा, इस वजह से डेंसिटी कम हो गई, करेक्ट। अब वॉल्यूम ज्यादा होने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ जो डिस्पर्जन या लंडन फोर्सेस हैं वो कम हुए हैं। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ जाती है सर्फेस एरिया कम हो जाता है, तो डिस्पर्जन फोर्सेस जो बनने चारों तरफ से वो कम हो जाते हैं, और डिस्पर्जन फोर्सेस कम होंगे तो मॉलिक्यूल उतना नजदीक नहीं होंगे जितना नजदीक स्ट्रेट चेन में होंगे। दैट इज द आंसर। स्ट्रेट चेन में डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे तो यूनिट्स पास पास हो सकती है, इसलिए रिलेटिवली वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, और वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज्यादा। तो आप इस तरीके से कनेक्ट करके अपनी बात को समझा सकते हैं। ये बात हमने पहले भी देखी हुई है, फाइन। चले नेक्स्ट देखते हैं। अब जो बात मैं आपको बोल रहा था वो बात यहां पे आती है, वो यहां लिखी हुई है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, और हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बातें समझ में भी आ जाएगी। ब्रोमो आयोडो, वापस बोल रहा हूं, ब्रोमो आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव जो होते हैं ना, ये हमेशा वाटर से हैवी होते हैं। मतलब इनकी डेंसिटी को जब आप वाटर से कंपेयर करोगे तो हमेशा इनकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा ही आएगी। किसकी, कोई भी ब्रोमो, कोई भी आयोडो और पॉलीक्लोरो जो कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा जैसे फ्लोरो छूट गया, सिंगल क्लोरीन वाले छूट गए जिनमें एक ही क्लोरीन होता है, ये सब वाटर से हल्के आएंगे। तो वाटर से भारी कौन होंगे, जिसमें भी Br होगा, जिसमें भी I होगा और जिसमें भी मल्टीपल क्लोरीन होंगे। चलिए इस बात को हम कंपेयर करके देखते हैं। यहां देखते हैं, Cl है, सिंगल है, पानी से हल्का होना चाहिए, I है, पानी से भारी होना चाहिए, Cl पॉली आ गए, पानी से भारी होना चाहिए, पॉली आ गए, पानी से भारी होना चाहिए, पानी से भारी है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। Cl है, वाटर से हल्का होना चाहिए क्योंकि एक ही Cl है, एक ही Cl है, हल्का होना चाहिए, एक ही Cl हल्का होना चाहिए। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को अगर किसी से भी कंपेयर कराएं, खासकर वाटर से कंपेयर कराएंगे, तो आप जवाब दे सकते हैं कि कौन वाटर से लाइटर आएगा, कौन वाटर से हैवियर आएगा। फाइन, चले यहां पे देखते हैं। एक जनरल बात और लिखी हुई है नीचे, वो ये कि अराइल हैलाइड्स आर आल्सो हैवियर देन वाटर। कोई सा भी अराइल हैलाइड अगर आपके पास आता है, कोई सा भी, चाहे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब वाटर से हैवियर होते हैं। तो क्वेश्चन अराइज, पानी से किसको हैवी बोलना है, किसको लाइटर बोलना है। तो कोई भी हैलाइड हो, उस पर यदि Br है या I है या फिर मल्टीपल क्लोरीन है
या फिर वो एरोमेटिक है, ये सब पानी से हैवियर होंगे। इसके अलावा सब पानी से लाइटर होंगे, जैसे सारे फ्लोराइड्स पानी से लाइटर होंगे, सारे सिंगल क्लोरीन रखने वाले जो होंगे वो सब पानी से लाइटर होंगे। फाइन, तो वो चीज हमने यहां पे रिलेट भी करके देख ली। तो दैट इज ऑल अबाउट द डेंसिटी, काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के हिसाब से। नाउ अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे। ये देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया है सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, मैं आपको एक आइडिया तो देता हूं, आप उसे समझ जाएंगे। देखें, सुने, देखिए सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जनरली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके ऊपर यदि मैं बात करूं तो सीधा सीधा अभी तो हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि क्या अल्काइल और अराइल हैलाइड्स सॉल्युबल है। तो क्वेश्चन अराइज किस में, तो दो ही बातें होती है, या तो वाटर जो कि एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक टोलुइन, लाइक मेनी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फाइन, तो क्वेश्चन इज जो हैलाइड्स आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, इनमें जो हैलाइड्स हैं ये पानी में सॉल्युबल है या नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होंगे। कॉन्सेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फाइन, तो बीइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये कहानी तो यहां खत्म हो जाती है। अब क्वेश्चन इज क्या ये वाटर सॉल्युबल है या नहीं है, तो आंसर ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, बहुत कम। तो क्वेश्चन अराइज पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम क्यों है, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये आंसर तो गलत है। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पानी में सॉल्युबल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है ऐसे जिनके हम कह सकते हैं कि वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि पानी में बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होते। कोई एग्जांपल, ऑयल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में गिरिए बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होता। लेकिन इथाइल अल्कोहल, ऑर्डिनरी अल्कोहल जो जनरली कंज्यूम की जाती है, वो अल्कोहल क्या पानी में डिसॉल्व होती है, तो बहुतों को इसका जवाब पता होगा, करेक्ट। आपको शेक करने की भी जरूरत नहीं है, स्टर करने की जरूरत नहीं है, मिलाया, वाटर मिलाया और डिसॉल्व हो जाती है, करेक्ट। तो इथाइल अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पानी में एकदम मिसिबल है। जबकि अगर हम बात करें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ऑयल, तो पानी में सॉल्युबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो स्पेसिफिक चीज होती है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ऐसा हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होगा यदि उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, कार्बन चेन वाला पार्ट, वो छोटा हो, नंबर वन। और नंबर टू, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी हो। मतलब कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास है ना, उसमें H डायरेक्टली FO या N से जुड़ा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती है तो 100% वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व होगा। मैं फिर कह रहा हूं, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा होना चाहिए, अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा है तो उसके पास फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स करने वाले जो यूनिट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। यानी आप समझ गए ना, यानी कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड करने वाले यूनिट्स भी ज्यादा हैं तो बड़ा पार्ट भी चल जाएगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने वाले यूनिट्स कम है तो चेन छोटी होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट छोटा हो और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने की अगर उसमें कैपेसिटी है तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होंगे ही होंगे। कोई एग्जाम्पल लीजिए तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या फिर आप शुगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, C12H22O11। अब आप कहेंगे C12H22 12 कार्बन है, ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इसके पास OH ग्रुप भी बहुत ज्यादा है, करेक्ट। तो रेशो देखा जाए तो आसपास ही हो गया, रेशो में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है कि चेन में कार्बन ज्यादा है और OH कम है, रेशो बराबर है। इनके रेशो में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर चेन बड़ी हो रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने वाले ग्रुप्स भी उतने ही ज्यादा होने चाहिए, OH ग्रुप उतने ज्यादा होने चाहिए। तो शुगर के पास ऐसा ही होता है, इसलिए शुगर भी वाटर सॉल्युबल है। तो आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं यदि फोबिक पार्ट छोटा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना सकते हो। फाइन, अब हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। क्या अल्काइल हैलाइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं? तो आपको टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स तो नजर आ रहे हैं, फ्लोरीन नजर आ रहा है, ठीक है, क्लोरीन भी नजर आ रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन यहां पे नहीं है, तो फ्लोरीन क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता नहीं है, FON में F यहां नजर आ रहा है, लेकिन F डायरेक्टली H से अटैच नहीं है। इन हैलाइड्स की यदि आप बात करेंगे तो इन हैलाइड्स में F इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन। आप नोटिस कीजिए CH3F, तो F का अटैचमेंट कार्बन से है, हाइड्रोजन से नहीं है, तो यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो फोबिक पार्ट भले ही छोटा है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर एब्सेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेसिटी इनमें नहीं है, तो फिर ये पानी में सॉल्युबल नहीं हो सकते, क्योंकि वाटर के साथ भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अब बहुतों के दिमाग में डाउट आता है कि फ्लोरीन तो है ना भाई, ये रहा CH3, यहां पे आप फ्लोरीन लगा दीजिए तो आपके दिमाग में बात आएगी फ्लोरीन तो नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, और यहां पे अगर आप वाटर लिखें तो ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव और ले लेते हैं, पार्शियल पॉजिटिव। तो आपका दिमाग तो यही कहेगा कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बननी चाहिए,
क्योंकि H डायरेक्टली सामने आपको नजर आ रहा है फ्लोरीन से, लेकिन H शुड बी डायरेक्टली अटैच टू FON। यहां डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है, यहां इनडायरेक्ट अटैचमेंट है। यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे तो ये OH से जुड़ रहा है, तो अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वाटर मॉलिक्यूल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, नंबर 1। ओके, नंबर 2, इन दोनों के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होनी चाहिए। अब उस स्ट्रेंथ के हिसाब से ये तो पार्शियल पॉजिटिव बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छा पार्शियल नेगेटिव नहीं आ रहा, क्योंकि F कार्बन से अटैच्ड है, इसको इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच रहे हैं, और कार्बन उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ सकता जितना आसानी से हाइड्रोजन छोड़ देता है। तो यहां पे जो चार्ज इंटेंसिटीज है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितना कि फ्लोरीन अगर डायरेक्टली किसी H से जुड़ा होता तब वो उतनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी रखता। तो यहां पे बॉन्ड ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा पॉजिटिव के बीच में बनता, इंटेंसिटी अगर ज्यादा होती है इस फ्लोरीन की, और वो तब होती जब यहां पे कोई कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होता। कार्बन से ये ज्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता, इसलिए पार्शियल नेगेटिव की इंटेंसिटी ज्यादा नहीं है, डेंसिटी ज्यादा नहीं है, आप ये कह सकते हैं इंटेंसिटी डेंसिटी, राइट। तो इस वजह से यहां जो स्ट्रेंथ आती है वो उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं आती जितनी स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है वाटर मॉलिक्यूल्स में वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है, और जब आप इनको मिला देते हैं तो मिला देने पर जो इंटरेक्शंस बनते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है। ये बात हम सोल्यूशन चैप्टर में भी देख चुके हैं। कोई चीज इस चीज में तब सॉल्युबल होती जब इनके नए इंटरेक्शंस इनके खुद के इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते, तो ये खुद के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को छोड़ते, ये खुद के मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को छोड़ता और ये आपस में मिक्स हो जाते, करेक्ट। लेकिन इनके खुद के जो इंटरेक्शंस हैं वो रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और जो नया इंटरेक्शन इन दोनों के मिलने से बन रहा है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है। दैट्स व्हाई अल्किल हैलाइड्स वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। रिलेटिवली अगर आप देखें तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोराइड्स होते हैं वो रिलेटिवली थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो वैसे इन ऑल अगर बोला जाए तो इनसॉल्युबल ही रखना है आपको, लेकिन बुक्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि स्लाइटली सॉल्युबल। तो स्लाइटली सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है उसका रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो वाटर में बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो इंटरेक्शंस है वो भी स्ट्रॉन्गर है आपस में, और मिल जाने के बाद जो इंटरेक्शन बनता है वो उतना स्ट्रॉन्गर नहीं है जितने इंटरेक्शंस ऑलरेडी अभी इनमें प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई ये चीजें एक दूसरे में मिसिबल नहीं होती। मैं आपको बोल देता हूं, कभी कभी आपको सुनने को मिलता है सॉल्युबल, कभी कभी आपको सुनने को मिलता है इमिसिबल या मिसिबल। तो ध्यान रखिए, मिसिबल वर्ड तब यूज करते हैं जब जिन दो चीजों को आप मिला रहे हो दोनों जब लिक्विड्स हो, तो आप मिसिबिलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं, मिसिबल वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे किसी सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, राइट। तो जब फेज अलग अलग हो तो सॉल्युबल वर्ड बोला जा सकता है, और जब दोनों लिक्विड हो तो मिसिबिलिटी वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आप कहीं पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या डिफरेंस होता है, तो वो ये है कि मिसिबल वर्ड तब बोला जाता है जब जिन दो चीजों को आप मिला रहे हैं वो दोनों ही लिक्विड स्टेट में, तो मिसिबल वर्ड बोलते हैं, नहीं तो फिर आप सॉल्युबल वर्ड बोल सकते हैं। ओके, तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी। अब इसको जैसे मैं कनेक्ट करता हूं तो आप यहां देखिए, ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली वो तो यहां पे मैंने लिख दी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्मॉल और हाइड्रोफोबिक ग्रुप, वो सारी बात आप बाद में देख सकते हैं। यहां देखिए, जो बात मैं आपको बोलने जा रहा था वो ये वाली बात है। यहां देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली, करेक्ट। देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। आप समझ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, राइट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम दीस फोर्सेस इज मच लार्जर, वो एनर्जी ज्यादा है देन द एनर्जी released during the formation of bond between haloalkane molecules and water molecules। और जो बाद में इंटरेक्शंस बनेंगे वहां उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होती जितनी ज्यादा एनर्जी आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स को तोड़ने में लगेगी। दैट्स व्हाई ये चीजें एक दूसरे में मिसिबल नहीं होती, एक दूसरे में मिक्स नहीं होती। इसीलिए अल्काइल हैलाइड्स वाटर में इनसॉल्युबल है, और अराइल हैलाइड्स तो डेफिनेटली इनसॉल्युबल ही होंगे। इनके लिए तो हम स्लाइटली सॉल्युबल वर्ड बोल सकते हैं, अराइल हैलाइड्स के लिए तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड्स में तो कार्बन की स्टार्टिंग ही 6 से होती है, करेक्ट, जबकि यहां तो 1 2 3 4 5 6 तक आप पहुंचते हैं। जबकि अराइल हैलाइड्स की बात करें, एरोमेटिक हैलाइड्स की बात करें, तो वो तो बेंजीन से ही स्टार्ट होगी बात, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, तो उनमें तो इतने ज्यादा कार्बन है स्टार्टिंग से ही, तो उनके लिए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसॉल्युबल है। इनके लिए स्लाइटली सॉल्युबल कह सकते हैं, लेकिन इनसॉल्युबिलिटी का जो रीजन है, इमिसिबिलिटी का जो रीजन है, वो मैं आपको दे चुका हूं। शायद आपको बातें समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए सारी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल स्टेट देखी, कलर देखा, ओडर देखा,
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखे, फिर डेंसिटी को डिस्कस किया और लास्ट में सॉल्युबिलिटी हमने देखा। करेक्ट। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूं नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहां से अपनी बात को शुरू करेंगे। ओके गाइस, चलिए। सो गाइस, आपने सारा लिख लिया होगा, नोट्स बना लिया होगा। उम्मीद है आपको सब बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, आज की जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है किसी भी काम को शुरू करने का सबसे इंपॉर्टेंट, या मैं कहूं सबसे हार्ड जो पार्ट होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, वो होती है उसकी स्टार्टिंग। आप उसको शुरू कैसे करते हैं या शुरू कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। एक बार आपने किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम को शुरू कर दिया, फिर वो आसान हो जाता है। 99% लोग केवल इस वजह से काम को शुरू नहीं करते क्योंकि वो स्टार्टिंग में उतनी स्ट्रेंथ अक्वायर नहीं कर पाते उस काम को स्टार्ट करने के लिए, और इसीलिए काम बीच में छोड़ दिया जाता है। काम क्या हो सकता है? काम हो सकता है नया टाइम टेबल बनाना आपकी पढ़ाई के लिए, काम हो सकता है जिम जाने की स्टार्टिंग करना, काम हो सकता है रनिंग स्टार्टिंग करना, काम हो सकता है कोई बुरी आदत छोड़ना। कई सारी चीजें हो सकती है जो आप स्टार्ट करना तो चाहते हैं, आपके दिमाग में तो है, लेकिन आप उसे कर नहीं पा रहे। अब आप उसे क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप उतनी स्ट्रेंथ अक्वायर नहीं कर पा रहे कि हम उसको स्टार्ट कर दें, और इसीलिए वो चीज लिंगर ऑन होती जाती है, और हो सकता है कोई और उसको स्टार्ट करके आपसे पहले बेनिफिट ले ले। तो गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है स्टार्टिंग। आप कैसे भी स्ट्रेंथ को अक्वायर करें, मेंटली स्ट्रांग रहें, अपने आप को मनवाएं, सेल्फ मोटिवेटेड रहे और काम को स्टार्ट कर दीजिए। एक बार जो भी आपने सोचा है उस काम को आपने स्टार्ट कर दिया तो स्पॉन्टेनियसली वो काम फिर ऑटोमेटिकली होता जाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है किसी भी काम के लिए, किसी भी मुश्किल टास्क के लिए, वो होती है उसकी स्टार्टिंग। एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो फिर चीजें रेगुलरली आसान होती चली जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। तो गाइस, ध्यान रखिए, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, और हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन के लिए किसी चीज का सहारा ना लें। अब आप इतने मैच्योर्ड हैं, इतनी दुनिया आप देख चुके हैं, इतना आइडिया आपको लग चुका है कि मोटिवेशन के लिए भी अगर आपको किसी के पास जाना पड़े तो दैट इज नॉट गुड। अभी जो मैं बातें आपसे बोल रहा हूं वो इसीलिए बोल रहा हूं जिससे कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन जब आपके पास रहेगा तो कोई भी आपके मॉरली आपको डाउन नहीं कर सकता। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं वापस यही कहूंगा कि कुछ भी सोचिए जो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाइए और उसको स्टार्ट कर दीजिए। वेट मत कीजिए, स्टार्टिंग ही सबसे ज्यादा हार्ड होती है और उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।